हेलो स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी नया चैप्टर है अपना। 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद हमने C++ के कुछ प्रोग्राम के वीडियो बनाए थे। आज जो अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं वो अपना रहेगा ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा। पहली बात तो ऑपरेटर, पहला टॉपिक रहेगा वो ऑपरेटर है। यानी ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर बात करें ऑपरेटर की तो ऑपरेटर वैसे हमने क्लास 11th में भी पढ़ के आए कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर का उपयोग अपन मैथमेटिक्स संबंधित गणना करने के लिए या फिर अदर जैसे लॉजिकल संबंधित कोई गणना करनी है, या अगर आपको जैसे दो वैल्यू दे रखी है और उसके बीच में अगर वैल्यू को कंपेयर करना है तो उसमें भी अपन ऑपरेटर का उपयोग ही करते हैं। तो जिस प्रकार से अपने 11th क्लास में C++ में ऑपरेटर थे वो सी भाषा में भी ऑपरेटर है। यानी सी लैंग्वेज के अंदर हमने ऑपरेटर पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी जिसे आप कहते हैं अंक गणितीय ऑपरेटर, और ऑपरेटर को हिंदी में कहते हैं संकारक। ठीक, अंकगणितीय ऑपरेटर पढ़ा था। फिर अपने दूसरा ऑपरेटर पढ़ा था रिलेशन, रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, फिर हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, ऐसे हमने खूब सारे पढ़े थे। लॉजिकल पढ़े थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था हमने। इंक्रीमेंट में हमने पढ़ा था प्लस प्लस और डिक्रीमेंट में हमने पढ़ा था माइनस माइनस। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। ऐसे कुल मिला के हमने लगभग 8 ऑपरेटर के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, फिर उसके बाद और 2-3 ऑपरेटर थे, उनके बारे में हमने 11th क्लास में डिस्कस किए थे। लेकिन ये कहता है कि जो सी लैंग्वेज के अंतर्गत ऑपरेटर थे, जो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर थे वो ऑपरेटर आपको C++ में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस C++ में कुछ ऑपरेटर और ऐड कर दिए गए। ठीक है, सी भाषा के लैंग्वेज के जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर तो है ही है, लेकिन कुछ और नए ऑपरेटर इसके अंतर्गत हमने इस चैप्टर में कुछ नए ऑपरेटर है उनको अपन डिस्कस से पढ़ेंगे कि कौन कौन से है। तो सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत न्यू ऑपरेटर ऐड कर दिए गए। कौन कौन सा है? एक तो है इंसर्शन, ठीक है, और वो इस प्रकार से होगा अपना। और एक है अपना एक्सट्रेक्शन, एक्सट्रैक्शन, वो होगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद स्कोप रिवोल्यूशन ऑपरेटर, रिसोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यू ऑपरेटर। ठीक है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन डिलेट ऑपरेटर। तो अब ये सभी ऑपरेटर पढ़ने से पहले अपन इन 2-3 ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंसर्शन और एक्सट्रेक्शन का मतलब क्या होता है। कि जिस प्रकार से अगर हमें जब सी आउट लिखते हैं, यानी जब आपको यूजर को कोई मैसेज भेजना होता हो और उस यूजर को मैसेज भेजने के लिए जिस अपन C++ में सी आउट का उपयोग करते हैं उसके साथ लगने वाला ऑपरेटर होता है इंसर्शन ऑपरेटर। क्या होता है? इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू इनपुट करवानी है और जो सी इन के साथ जो एक्सट्रेक्शन वैल्यू जो कोष्टक यानी जो यूज करते हैं उसको अपन कहते हैं एक्सट्रेक्शन ऑपरेटर। यानी इससे तो होता आउटपुट, मान लो जैसे क्या होता है यूजर को एक मैसेज दिया जाएगा कि जैसे यूजर को अपन एक मैसेज नॉर्मली उपलब्ध करवाते हैं कोष्टक बना के और यहाँ लिखते हैं एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यानी अपन यूजर को एक मैसेज भेजा कि ए की वैल्यू को एंटर कर दीजिए, तो ये क्या है? ये आउटपुट है। ठीक है, और जिस प्रकार से सी इन के अंतर्गत अपन लिखते हैं ए
तो ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट है। यानी इंसर्शन होता है वो आउटपुट, यानी यूजर को एक वैल्यू प्रदान दी जाती है, यानी वैल्यू को ऐड किया जाता है, ठीक है, वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है ये वाला। और ये जो एक्सट्रेशन होता है ये वैल्यू को इनपुट करता है। यानी अगर कोई भी कीबोर्ड से वैल्यू अगर आपको लेनी हो, कीबोर्ड से अगर आपको वैल्यू लेनी है तो उसके लिए अपन एक्सट्रेशन ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो इंसर्शन ऑपरेटर का, एक एक्सट्रेशन ऑपरेटर का। फिर अपन बात करते हैं, ये दो ऑपरेटर हो गए कि इस इंसर्शन के माध्यम से तो अपन क्या करेंगे कि अगर आपको स्क्रीन पर आउटपुट प्राप्त करना है तो उसके लिए इंसर्शन, और अगर आप कोई भी वैल्यू को इनपुट देनी है कीबोर्ड के माध्यम तो एक्सट्रेशन ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। अब आते हैं स्कोप रिसोल्यूशन, ठीक है, यानी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, इसका उपयोग ज्यादातर अपन किस लिए करते हैं, ब्लॉक वाइज उपयोग होता है इनका, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ब्लॉकेज मिलते हैं। अब इंसर्शन, ये जो ऑपरेटर होते हैं ये दो, इन दोनों का ऑपरेटर का उपयोग ज्यादातर, जैसे अपन इंसर्शन और एक्सट्रेशन ऑपरेटर है, इनका उपयोग अपन सी आउट और सी एन के साथ बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले स्कोप रिसोल्यूशन का। अब अपन बात करते हैं स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। अब स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर ये कहता है कि ये जो लैंग्वेज होती, ये जो ऑपरेटर है स्कोप रिसोल्यूशन वाला, ये जो ऑपरेटर अपने एक तो कहलाता ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का है, यानी ये क्या है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरी चीज इसने बताई कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कोई भी वेरिएबल है, उन वेरिएबल को डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, यानी ये जो ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा का भी अपन कह सकते हैं कि ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा का भी है। ये जो अपन स्कोप रिवॉल्यूशन की बात करें, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा भी है, ठीक है, भाषा भी हो गई। अब इन वैल्यू में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो वेरिएबल है, यानी वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को अलग अलग मानों के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अब वेरिएबल के अंतर्गत जो एक मान होता है, एक ब्लॉक के अंदर ही होता है, यानी जो वैल्यू है उस वैल्यू का जो मान है, यानी जो वैल्यू है अपने पास, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को ये कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, यानी अलग अलग प्रकार की वैल्यू होती है। उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो क्या होता है, एक ब्लॉक के अंदर ही रहता है, यानी एक ब्लॉक के अंदर ही सीमित है। अगर वेरिएबल का मान, यानी अगर उस वेरिएबल का मान, ठीक है, एक ब्लॉक तक ही सीमित रहता है, लेकिन अगर वो ब्लॉक के बाहर आता है तो उसका मान बदल जाता है। यानी ये वेरिएबल कहता है कि अपन इनकी अलग अलग प्रकार की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, लेकिन ये कहता है कि वेरिएबल का जो मान है वो एक ब्लॉक के अंदर तक ही सीमित ही है, यानी इस ब्लॉक के तक सीमित ही रहेगा। लेकिन अगर ये इस वेरिएबल का मान इस ब्लॉक के बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाएगा, यानी ब्लॉक के बाहर आती वैल्यू क्या हो जाएगी, परिवर्तन। अब परिवर्तन हो जाती है तो जो ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया आपने, यानी कोई भी वैल्यू को अगर इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है, यानी ब्लॉक के इनसाइड में अगर डिक्लेयर किया है तो वो कैसी वैल्यू वेरिएबल कहलाएगी, लोकल वेरिएबल, ठीक है। यानी जिसे आप कह सकते हैं लोकल वेरिएबल, यानी किसमें, ब्लॉक के अंदर अगर हमने डिक्लेयर किया है तो लोकल वेरिएबल है। और यदि कोई भी अगर वेरिएबल है और उस वेरिएबल को अपन ब्लॉक में डिक्लेयर ना करते हैं, यानी अगर कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल को ब्लॉक में डिक्लेयर किया तो वो तो लोकल वेरिएबल है। लेकिन कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल को अगर ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं करते हैं, और ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं करते हैं और मेन फंक्शन से पहले कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाती है तो उस वेरिएबल को अपन ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्लोबल, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो ऑपरेटर है उसको अपन स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, कौन कौन से इंसर्शन, एक्सट्रेशन और स्कोप रिसोल्यूशन। पहली बात ऑपरेटर, यानी अपन
ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि ऑल ऑपरेटर ऑफ सी आर वैलिड इन सी प्लस प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस सम न्यू ऑपरेटर हैव बीन एडेड इन सी प्लस प्लस विच इज एज ए फॉलो। यानी ये कहता है कि जो ऑपरेटर सी भाषा में थे वो सी प्लस प्लस में है, अब उसके अंतर्गत कुछ नए ऑपरेटर है वो ऐड कर दिए गए। यानी सी के सभी ऑपरेटर सी प्लस प्लस में वैध है और इनके अलावा सी प्लस प्लस में कुछ नए ऑपरेटर जोड़ दिए गए जो निम्नलिखित है। वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से निम्नलिखित है जो सी भाषा के ऑपरेटर है वो सी प्लस प्लस में भी मौजूद है, लेकिन कुछ ऑपरेटर हैं। तो अब इसके बाद ये ऑपरेटर हो गए इंसर्शन, एक्सट्रेशन, स्कोप, रिसोल्यूशन और फिर उसके बाद न्यू और डिलीट। तो अब बात करते हैं अपन इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको वेरिएबल के कंटेंट का आउटपुट स्क्रीन पर लेना है तो फिर इंसर्शन का उपयोग किया जाएगा। यानी इट प्रिंट द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स राइट साइड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यानी आउटपुट स्क्रीन के राइट साइड में अगर आपको लेना है तो अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसर्शन और एक्सट्रेशन ये दोनों पूछा भी जाता है कि इंसर्शन और एक्सट्रेशन ऑपरेटर में अंतर क्या है, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा न्यू और डिलीट ऑपरेटर का क्या है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है कि ये इसके दाईं तरफ के वेरिएबल कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। यानी सी आउट के साथ भी इसका इंसर्शन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, किसके साथ, सी आउट के साथ, इस प्रकार से, ठीक है। अब बात आती है एक्सट्रेशन। एक्सट्रेशन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये ऑपरेटर होता है ना, वो क्या करता है कि कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेता है और फिर उस वैल्यू को दाईं तरफ के वेरिएबल को प्रदान करता है। यानी ये तो क्या करता है, दाईं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है, कौन, इंसर्शन। और एक्सट्रेशन क्या करेगा कि कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को क्या करेगा, उसके दाईं तरफ के वेरिएबल को प्रदान कर देता है, ठीक है। तो देखो, इट टेक द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से वैल्यू को लेता है, एंड असाइन द वेरिएबल टू इट्स राइट साइड। यानी फिर वो वेरिएबल को कहाँ पर असाइन करेगा, उसके दाईं तरफ के वेरिएबल को असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है अपने, ये कि कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और उसके दाईं तरफ के वेरिएबल को प्रदान कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर देखो कि देयर आर आल्सो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, यानी इसको ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। इन ब्लॉक स्ट्रक्चर द some variable can be used with different values. The values of the variable is limited to the inside of a block. अब ये कहता है, ये जो होती है उसे अपन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है। और ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में ये कहता है कि इसके अंतर्गत जो वेरिएबल है उन वेरिएबल को अपन अलग अलग मानों के साथ प्रयोग करते हैं। यानी उनके कुछ स्ट्रक्चर है, उनके वेरिएबल है, उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, ठीक है। उन वेरिएबल को किसके साथ करते हैं यूज, डिफरेंट वेरिएबल होती है। अब ये कहता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लिमिटेड टू द इनसाइड ऑफ ए ब्लॉक, यानी ब्लॉक तक ही सीमित है, यानी ब्लॉक के अंदर ही सीमित है। अब ये कहता है कि इट्स वैल्यू चेंज एज द ब्लॉक कम आउट, यानी अगर वो ब्लॉक से बाहर आती है कोई वैल्यू, यानी वेरिएबल की अगर वैल्यू यानी अगर बाहर आ जाती है तो फिर वो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से चेंज होगी, ब्लॉक से बाहर आने के बाद। द वेरिएबल लोकलाइज्ड यानी डिक्लेरेशन विथ इन द ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। और अगर उसको अपन वेरिएबल यानी उसको अपन डिक्लेयर कर देते हैं, यानी ब्लॉक के अंदर अगर उसको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है नी, यानी ब्लॉक के बाहर आती है और बाहर आती है उसकी क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। और वैल्यू चेंज होने के बाद ये कहता है कि जब इसकी घोषणा अपन कर देते हैं किसके अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर उसको अपन लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो कॉल इज वेरिएबल। अब ये कहता है कि इट्स वैल्यू इज लिमिटेड टू द सम ब्लॉक इफ वी डू नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन ब्लॉक, तो बिफोर डिक्लेयर द मैन फंक्शन आउटसाइड द ब्लॉक, तो देन इट विल बी ग्लोबल वेरिएबल। अब ये कहता है कि कोई वैल्यू है वो कहाँ तक सीमित रह जाएगी, वहाँ तक ही। फिर उसके बाद हमने पता लगा कि लोकल वेरिएबल यानी ब्लॉक के वो बाहर की तरफ घोषित कर देते हैं उसको, ठीक है। यानी ब्लॉक के अंदर घोषित करते ही वो लोकल वेरिएबल हो जाती है और बाहर आती है उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन यदि हमें ऐसी कई प्रकार की जो वेरिएबल होती है और उस वेरिएबल को अपन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं करते, जैसे इसने बताया
इफ वी डू नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन ब्लॉक, यानी ब्लॉक के अंदर अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है तो क्या कहता है कि डिक्लेयर नहीं करते, तो बिफोर डिक्लेयरिंग द मैन फंक्शन आउटसाइड, यानी मैन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि जिस प्रकार से सी भाषा में ये मैन फंक्शन लगता है और उस मैन फंक्शन से कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो उस वेरिएबल को अपन ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा। तो दे रखा है कि आउटसाइड द ब्लॉक, तो देन इट विल बी ग्लोबल वेरिएबल, इसको अपन ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और इसका यूज आप वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और ब्लॉक, ग्लोबल वेरिएबल का यूज अपन फंक्शन, क्लास और ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हिंदी में कि ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा भी है, कौन सा, स्कोप रिसोल्यूशन। ठीक है, ब्लॉक स्ट्रक्चर में एक ही वेरिएबल को अलग अलग मानों के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी इसकी जो वेरिएबल होती है उसके मान है, वैल्यू उनकी अलग होती है। फिर उसके बाद वेरिएबल का मान एक ब्लॉक के अंदर तक ही सीमित रहता है, यानी जो वेरिएबल है उसका मान है वो एक ब्लॉक तक ही सीमित रहता है। लेकिन ये कहता है कि ब्लॉक के बाहर आते ही उसका मान बदल जाता है, यानी अगर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ये कहता है कि कहाँ तक सीमित है, ब्लॉक तक ही सीमित है। लेकिन ये कहता है कि ये वैल्यू अगर वेरिएबल ब्लॉक से बाहर आ गई तो उसका जो मान है, यानी उसकी जो वैल्यू है वेरिएबल की, वो परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब जो ब्लॉक के अंदर अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब यदि हम किसी वेरिएबल को ब्लॉक में डिक्लेयर न करके ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी ब्लॉक के बाहर का मतलब मैन फंक्शन से पहले घोषित कर देते हैं, तो वह ग्लोबल वेरिएबल होगा, यानी उसे अपन ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और इस वेरिएबल का उपयोग आप फंक्शन, क्लास और ब्लॉक में कर सकते हैं, यानी फिर अपन इस प्रकार के वेरिएबल को कर सकते हैं। अब इसको अगर आप समझना चाहें वापस तो किस प्रकार के हैं कि भाई ये एक स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, यानी ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अब इसमें ये बताया कि इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो वेरिएबल होता है उन वेरिएबल का मान अलग अलग होता है, यानी इनकी जो अंदर की जो वेरिएबल है उन वेरिएबल का जो मान है, यानी इनकी वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। फिर इन्होंने बताया कि वेरिएबल का मान है वो कहाँ तक सीमित होता है, ब्लॉक तक ही सीमित होता है। लेकिन अगर कोई वैल्यू है और ब्लॉक के बाहर आ जाती है तो वो मान है वो परिवर्तन हो जाता है, यानी ब्लॉक के बाहर आती मान वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अब ये कहता है कि जो वैल्यू ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसको तो कहते हैं लोकल वेरिएबल। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू होती है और जिसको ब्लॉक के अंदर अपन डिक्लेयर नहीं करते हैं और उसको अपन मैन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका आप एक प्रोग्राम समझ लो कि किस प्रकार से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल जो अपने फंक्शन से पहले और फंक्शन के बाद डिक्लेयर करते हैं, यानी मैन फंक्शन से। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो आप, ये एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि जैसे ये इंक्लूड हो गया। ठीक है, और ये लेते हैं अपन IO स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, और फिर उसके बाद STD। अब ये लिया आपने मैन फंक्शन, यानी इंटीजर मैन फंक्शन। ठीक है, अब देखो कोष्टक बना। अब जो ये मैन फंक्शन से पहले यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रही है इंटीजर मैंने लिया A, तो इसका मतलब ये कौन सी वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, कौन सी होगी, ग्लोबल वेरिएबल। अब बाकी की जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर B, ठीक है, फिर कोष्टक, फिर इसके बाद इंटीजर C। अब ये जो दो वेरिएबल हैं, ये जो वेरिएबल है इसको अपन कहते हैं लोकल वेरिएबल। समझ में आ गया आपको कि ग्लोबल वेरिएबल कौन सी होती है कि जिसको अपन आउटसाइड यानी उनके बॉक्स में डिक्लेयर नहीं करते अपन, किसके, कि ब्लॉक में डिक्लेयर ना करके मैन फंक्शन से पहले डिक्लेयर की जाती है, उस वेरिएबल को अपन ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और जो ब्लॉक के अंदर जो डिक्लेयर की जाती है उसको अपन लोकल वेरिएबल कहा जाता है, और जिसका मान वहीं तक सीमित रहता है और ब्लॉक से बाहर आने के बाद इनका मान है वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको।
अब इसका ये तो था एक प्रोग्राम समझाने के लिए। अब इसका एक दूसरा उदाहरण है जिसमें अपन को किस प्रकार की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो देखो दूसरा प्रोग्राम इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखो, इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, और STD। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू लिया जैसे इंटीजर सम इज इक्वल टू 100, यानी हमने सम वैल्यू डिक्लेयर कर दी, ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हमने रख दिया 100। अब मैंने आपको बताया था विभिन्न अनेक प्रकार की वेरिएबल होती है और उन वेरिएबल का मान है वो अपन वैल्यू है वो अलग अलग देते हैं। और ये जो मैंने वैल्यू डिक्लेयर की है ये कैसी वेरिएबल है, ये वैल्यू मैंने डिक्लेयर की ये कैसी है, ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि मैन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किए। ठीक है, इंटीजर आ गया, फिर उसके बाद कोष्टक लिया और फिर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ सम इज इक्वल टू 500। अब देखो यह बताया था कि वेरिएबल होगी और उन सभी वेरिएबल का जो वैल्यू होगी जो वो आपको कैसे मिलेगी, अलग। वेरिएबल सेम ही है ना, ये भी सम है ये भी सम है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू है वो क्या चेंज मिली, यहाँ 100 है तो यहाँ 500 है। लेकिन अब एक आप क्या करते हैं, एक मैसेज भेज दे यूजर को और यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, फिर उसको अपन CN लिखने की जगह यहाँ सम लिख देते हैं। ठीक है, सम लिख दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सी आउट लेते वापस। ये जो थी वो किसके लिए थी, लोकल वेरिएबल के लिए। अब अगर ग्लोबल वेरिएबल लेनी है तो कैसे लेते हैं, सी आउट लिया कोष्टक और यहां लिखा वैल्यू ऑफ सम। अब इसी सम वैल्यू को लोकल को ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है तो यहां पर स्कोप रिवॉल्यूशन ऑपरेटर का यूज करो और यहां लिख दो सम। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, बस गेट्स फंक्शन लगाओ और रिटर्न 0 कर दो और फिर यहां पर मंजरा कोष्टक बंद कर दो। बस ये आपकी वैल्यू है वो किस में हो जाएगी, ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जैसे पहले वाले जो सम की जो वैल्यू है वो आपको मिली कौन सी, 500। अब जो जैसे आपने स्कोप रिवॉल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया आपने, तो यहाँ स्कोप रिवॉल्यूशन सम इज इक्वल टू 100, यानी ये जो वैल्यू होती है वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया। ये इसका एग्जाम्पल था। तो एक तो ये एग्जाम्पल है अपना कि किस प्रकार से अपन कोई वेरिएबल होती है उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वेरिएबल है वो कैसी है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और ये A और B और C है इसको अपन कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल है वो हमेशा कहाँ पर डिक्लेयर होती है, इंटीजर मैन फंक्शन से पहले, और लोकल वेरिएबल होती है वो हमेशा इनका जो ब्लॉक बना हुआ था उन ब्लॉक के अंदर। अब इसका ये दूसरा एग्जाम्पल जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि अगर इसका अपन आउटपुट लेंगे इस वैल्यू का, कि आउटपुट अगर हमें प्राप्त करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा उसमें सम, पहले वाले सम के वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू सम, तो यहाँ पर आ जाएगा सम बराबर 500। लेकिन अगर जैसे ही स्कोप रिवॉल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग करके लिखेंगे सम, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। क्यों, क्योंकि स्कोप रिवॉल्यूशन में जो ये वाली वैल्यू होती है उसको अपन ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है नी, तो ये ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100। अब अगला जो ऑपरेटर आता है वो ऑपरेटर होता है न्यू और डिलीट। यानी न्यू ऑपरेटर क्या होता है और डिलीट ऑपरेटर क्या होता है। तो देखो इन दोनों को अपन समझते हैं कि न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर क्या होगा। न्यू ऑपरेटर क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जो ऑपरेटर में जो मात्रा होती है और उन मात्रा में जो डाटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा न्यू ऑपरेटर। और डिलीट ऑपरेटर ये कहता है कि कोई भी मेमोरी है और उस मेमोरी को अगर आपको पुनः आवंटित करना है, ठीक है,
और उन पुनः आवंटित कब करेंगे कि जैसे कोई मेमोरी है और उस मेमोरी में से आपने डाटा डिलीट कर दिए और डिलीट करने के बाद वो मेमोरी स्पेस रह जाती है, यानी जगह रह जाती है उस मेमोरी में, तो उस स्पेस को अपन किसी दूसरे के लिए आवंटित कर देते हैं, यानी पुनः आवंटित कर देते हैं उसको, ठीक है नहीं, पुनः आवंटित कर देते हैं। और पुनः आवंटित कब करेंगे कि जब उस ऑब्जेक्ट को उसे आगे की आवश्यकता नहीं है, यानी इसको आगे रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो जो मुक्त की गई यानी जो खाली रह गई है मेमोरी को, उस मेमोरी को दूसरे प्रोग्राम के लिए पुनः आवंटित करना डिलीट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन कि कौन से न्यू और किस प्रकार से डिलीट ऑपरेटर थे। तो देखो न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर में ये कहता है कि दिस ऑपरेटर प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू द डाटा ऑब्जेक्ट, यानी पर्याप्त मात्रा, सफिशिएंट का मतलब होता है कि उनकी जो पर्याप्त मात्रा होती है किसमें, मेमोरी के अंदर, और वो भी किसके लिए, डाटा ऑब्जेक्ट के लिए। यानी ये जो ऑपरेटर होता है वो पर्याप्त मात्रा में डाटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है, यानी किसके लिए मेमोरी प्रदान करेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू द डाटा ऑब्जेक्ट, यानी डाटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है, यानी जो सीमित मात्रा में, यानी जैसे मान लो 5 GB के लेने तो 5 GB, 10 GB या फिर मान लो 500 MB, उसकी फिक्स होती है उस मात्रा में लेने के लिए। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है अपने, ठीक है। अब आता है डिलीट ऑपरेटर। तो डिलीट ऑपरेटर मैंने आपको समझा दिया कि दिस ऑपरेटर रिकलेक्ट मेमोरी व्हेन द डाटा ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर नीड, यानी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कब, आगे की। तो द मेमोरी फ्रीड फ्रॉम दिस कैन बी रिड्यूस फॉर अदर प्रोग्राम, तो उस मेमोरी को क्या कह रहा है कि दूसरे प्रोग्राम के लिए यूज कर लेंगे, और दूसरे प्रोग्राम के यूज करने के लिए उसको वापस पुनः आवंटित करता है। अब ये दूसरे प्रोग्राम के लिए कब यूज करेगा कि जब उसको पहले आवश्यकता नहीं है, यानी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो फ्री की गई मेमोरी है उसको दूसरे प्रोग्राम के लिए वापस उसका यूज कर दिया जाएगा। तो जैसे देखो कि ये ऑपरेटर मेमोरी को पुनः आवंटित करता है, फिर ये क्या करता है कि जब डेटा ऑब्जेक्ट की आगे आवश्यकता नहीं होती है तो इससे जो मुक्त की गई मेमोरी दूसरे प्रोग्राम के लिए पुनः उपयोग में ली जाती है। जैसे इसका एग्जांपल डिलीट पी, और इसी का एग्जांपल था डिलीट स्टार पी, ठीक है। तो ये भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यानी डिलीट और न्यू ऑपरेटर। अब इस एक नया टॉपिक है, इसमें एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ये कहता है कि एक्सप्रेशन होता है जो क्या होता है, ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर और कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इन तीनों का संयोजन होता है, या फिर आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन। इन तीनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो किसके अनुसार चलते हैं, लैंग्वेज के नियम के अनुसार, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के नियम के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अब जो ये एक्सप्रेशन होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो तो एक तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, फिर इंटीग्रल एक्सप्रेशन होता है, फिर उसके बाद फ्लोट एक्सप्रेशन होता है, आप पॉइंटर एक्सप्रेशन है वो भी है, फिर उसके बाद उसमें एक रिलेशनल ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, और फिर उसके बाद बिटवाइज एक्सप्रेशन होता है। तो ये सभी एक्सप्रेशन के प्रकार हैं। तो अब जो अपन नया टॉपिक पढ़ने वाला है वो एक्सप्रेशन। अब हमें पता लगा है एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऑपरेटर, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, और जो किसके अनुसार चलता है, यानी रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भाषा के नियम के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है। तो देखो कि एन एक्सप्रेशन ऑपरेटर is a combination of constant and variable that are organized according to the rule of language, यानी ये किसके द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के नियम के अनुसार। और ये किनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ऑपरेटर, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, जो भाषा के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है।
अब ये देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब हिंदी में देखो कि एक जो एक्सप्रेशन होता है वो ऑपरेटर, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो भाषा के नियम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। जो एक्सप्रेशन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कौन कौन से? कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोट एक्सप्रेशन, पॉइंटर एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन और बिटवाइज एक्सप्रेशन। यानी कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोट एक्सप्रेशन, पॉइंटर एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन और बिटवाइज एक्सप्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा, एक तो था ऑपरेटर, एक था हमारा एक्सप्रेशन और इसके प्रकार एंड इट्स टाइप, और एक हमारा टॉपिक था वो कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने आज इस टॉपिक के अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़े। इस चैप्टर में एक टॉपिक हमने ये पढ़ा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का हमें पता लग गया कि इसका मतलब होता है संकारक, यानी किसी चीज़ की अगर गणना करनी हो तो जो सी लैंग्वेज के ऑपरेटर थे वो C++ में मिले, लेकिन इसमें हमने कुछ नए ऑपरेटर सीखा। एक तो इंसर्शन, एक्सट्रेशन, फिर हमने देखा न्यू, डिलीट, और फिर हमने एक और पढ़ा स्कोप रिसोल्यूशन। ठीक है, ये ऑपरेटर में पढ़ा। फिर हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा, तो एक्सप्रेशन हमें पता लग गया कि ये कांस्टेंट, वेरिएबल और किसका? कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है जो रूल्स ऑफ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। फिर उसके हमने प्रकार पढ़े। अब प्रकार को डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कि इसको किस प्रकार से घोषित यानी डिक्लेयर किया जाता है, या फिर इनके जो पॉइंटर एक्सप्रेशन है, इंटीग्रल है, कांस्टेंट है, फ्लोट है, ये एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार से यूज किए जाते हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो अभी आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखना है, और देखने के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको नोट कर देना, और जैसे स्कूल आओ तो उस दिन आप पूछ लेना। अब आपके लिए ये है कि कल आपका एक टेस्ट रखा गया, क्लास टेस्ट। ठीक है, तो आप तैयारी करके आना। तो फिर अपन कल इसका जो अपने फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का दोनों का कंबाइंड करके एक टेस्ट रखा गया है। ठीक है, तो वो आप आराम से पढ़ के आना। ठीक है, बाकी है जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे।